हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेबी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर 9 का पार्ट 6 करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं NACH क्या होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में फ्रेंड्स हमने ECS के बारे में देखा था, ECS डेबिट, ECS क्रेडिट। उसी की तरीके से भी NACH भी होता है और NACH में भी डेबिट और क्रेडिट होते हैं। NACH डेबिट ECS डेबिट वाला काम करता है, NACH क्रेडिट ECS क्रेडिट वाला काम करता है। ठीक है, बस केवल क्या है कि ये इंटरनेशनल मतलब हमारे पूरे देश के ऊपर लागू होता है, जबकि ECS में हमने देखा था कि लोकल ECS होते हैं, रीजनल ECS होते हैं और नेशनल ECS होता है। तो ये जो नेशनल ECS है उसी की जगह पर NACH को लाया गया है फ्रेंड्स। ओके, तो NACH का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है। NACH का फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है। इसको लेकर कौन आया है? तो NPCI लेकर आया है। NPCI लेकर आया हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है। किसको? NACH को NACH कहते हैं, NACH कहते हैं। ठीक है, NACH का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है। ये बैंक के लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है, कारपोरेट के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो NPCI NACH लेकर आया है, बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, कारपोरेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए। अब वेब बेस्ड सोल्यूशन है ये, मतलब वेबसाइट बेस्ड सोल्यूशन कह सकते हैं, टू फैसिलिटेट इंटर बैंक, डिफरेंट बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन करनी है, हाई वैल्यूम, बहुत ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन विच आर रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर। देखिए ECS में भी था कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो रिपीटेड हैं और पीरियोडिक है, मतलब हर महीने आपके लोन अकाउंट से पैसा डिडक्ट होना है, उस तरीके की ट्रांजेक्शन, या हर महीने आपको सैलरी मिलनी है, हर महीने आपको पेंशन मिलनी है, उस तरीके की ट्रांजेक्शन को करने के लिए। देखिए ECS में भी सेम बातें हो रही थी, NACH भी सेम ही काम करेगा फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए NACH सिस्टम कैन बी यूज फॉर मेकिंग बल्क ट्रांजेक्शन टूअर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन। देखिए वही है ना, अब यहाँ पर NACH क्या कर रहा है? सब्सिडी को, डिविडेंड को, इंटरेस्ट को, सैलरी को, पेंशन को, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो अब आप बताइए NACH डेबिट है या NACH क्रेडिट है? बताइए, ये काम कर रहा है तो NACH क्रेडिट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से पैसा दूसरों के खाते में क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए इसे NACH क्रेडिट कहेंगे। उसी तरीके से इसका यूज आल्सो फॉर बल्क ट्रांजेक्शन टुवर्ड कलेक्शन ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट की कलेक्शन है उसके लिए भी इसे यूज किया सकता है, जैसे टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, लोन की इंस्टॉलमेंट है ना, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, इंश्योरेंस का प्रीमियम कर रहे हैं, तो कस्टमर के खाते से पैसा डिडक्ट होना है, तो उस केस में क्या यूज हो रहा है? ये NACH डेबिट। तो मतलब अगर हम समझना चाहें तो अल्टीमेटली जो कस्टमर है उसके खाते में पैसा अगर क्रेडिट हो रहा है तो उसे हम NACH क्रेडिट कहेंगे। अगर अल्टीमेटली उस कस्टमर के खाते से पैसा डेबिट हो रहा है तो उसे हम NACH डेबिट कहेंगे। कस्टमर कौन? जो बेनिफिशियरी है एक तरीके से, जैसे आपके खाते से हर महीने LIC के 10,000 रुपये डिडक्ट हो जा रहे हैं तो NACH डेबिट हो रहा है ना, और आपके खाते में हर महीने 60,000 रुपये, 80,000 रुपये सैलरी क्रेडिट हो रही है, तो ये NACH क्रेडिट हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हमें इसमें डाउट नहीं रखना है NACH डेबिट क्या होता है, NACH क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। NACH तो एकदम ECS वाली बात ही हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम launched with an aim to consolidate multiple ECS system running across the country and provide a framework for harmonization of standard and practices। तो NACH को जो लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, उद्देश्य क्या है कि देश भर में जो डिफरेंट ECS सिस्टम चल रहे हैं उनकी जगह पर एक जो है मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम को लाया जाए। ओके, तो जैसा कि हमने देखा था लोकल ECS हैं 81 जगहों पर चल रहे हैं, जो आपके रीजनल ECS हैं वो 9 जगहों पर चल रहे हैं, और जो नेशनल ECS वो एक जगह पर चल रहा है। तो इसलिए इतने मल्टीपल ECS जो चल रहे हैं ये, इनको हटा करके उनकी जगह पर एक सेंट्रलाइज सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अब हर एक ECS का हो सकता है अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हो। अगर हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर के NACH के रूप में आएंगे तो जो स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस भी होंगी वो भी एक ही स्टैंडर्ड और एक ही प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए, क्योंकि NACH एक ही रहेगा। NACH system will provide a national footprint and is expected to cover the entire core banking enabled bank branches spread across the geography of country irrespective of the location of bank branches। तो NACH सिस्टम की कोशिश क्या है कि ये पूरे देश में, पहली बात तो इसके फुटप्रिंट मिलेंगे, जितने पूरे देश की जो भी ब्रांचेज जो CBS से इनेबल्ड हैं, जहां पर CBS यूज होता है, वो देश के किसी भी कोने में है, किसी भी लोकेशन पर है, तो वहां पर NACH सिस्टम अपनी फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स। ओके, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NACH सिस्टम NPCI इंटेंड टू प्रोवाइड अ सिंगल सेट ऑफ रूल्स
ऑपरेटिंग और बिजनेस से रिलेटेड, ओपन स्टैंडर्ड एंड बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन व्हिच आर कॉमन अक्रॉस ऑल पार्टिसिपेंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स। तो मतलब एनपीसीआई क्या चाहता है, एनएसीएच सिस्टम के आ जाने से क्या होगा कि एक ही रूल हर जगह लागू होगा, क्योंकि एनएसीएच में जो कि एनएसीएच एक ही, जैसे नेफ्ट है तो नेफ्ट पूरे देश में होता है, जो रूल्स हैं वो सबके लिए नेफ्ट के एक ही हैं, अलग अलग नेफ्ट के रूल नहीं है। उसी तर्क पर ही आप समझ लीजिए कि एनएसीएच भी एक सिंगल सेट ऑफ रूल लेकर आना चाहता है, एक ही ओपन स्टैंडर्ड लाना चाहता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, ताकि वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स हैं, वो सभी पार्टिसिपेंट जो सर्विस प्रोवाइडर और यूजर्स हैं उनके बीच में एक ही सिंगल सेट ऑफ रूल्स को यूज किया जा सके। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनएसीएच सिस्टम आल्सो सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन मेजर्स इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है फ्रेंड, सभी मतलब हर वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध करवाना फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधाओं में जोड़ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। तो एनएसीएच सिस्टम क्या करता है, भारत सरकार का, यह सरकार का जो इनिशिएटिव है मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसको भी सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को और बैंक को, बाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन। अब ये सपोर्ट कैसे एनएसीएच प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एनएसीएच आपको आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन करना अलाउ करता है, इस वजह से गवर्नमेंट की मदद हो जाती है, गवर्नमेंट एजेंसीज की मदद हो जाती है। ओके, तो एनएसीएच सिस्टम भारत सरकार के फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन को भी आगे लेकर के जाता है। एनएसीएच सिस्टम फैसिलिटेट द मेंबर बैंक्स to design their own products and also address a specific need of banks corporate, including a redefined mandate management system MMS, dispute management system DMS, and coupled with strong information exchange and कस्टमाइज MIS कैपेबिलिटीज। तो NACH जो है वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि जो मेंबर बैंक होते हैं उनको अपने खुद के प्रोडक्ट डिजाइन करने की भी सुविधा देता है, और जो बैंक की कॉर्पोरेट की विशेष नीड होती हैं उनको भी कैटर करने की कोशिश करता है, जो कि ECS में पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर आपको MMS मिलेगा, मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा, डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम भी मिलेगा, साथ ही साथ में एक जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, और MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की कैपेबिलिटीज भी कस्टमाइज करके रखी हुई, मतलब कहने का ये ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा मजबूत है ECS के मुकाबले फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात यहाँ तक हमें क्लियर हो गई। पहली बात ये कि NACH का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है। ओके, इसे कौन लेकर आया है, NPCI, NACH को NPCI लेकर आया हुआ है। ये बैंक के लिए अवेलेबल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, कारपोरेट्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए है। वेब बेस्ड सोल्यूशन है जहां पर आप डिफरेंट बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बहुत बड़े अमाउंट की, बहुत बड़े वॉल्यूम की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, ऐसी ट्रांजेक्शन की जाती है जो रिपीटेटेड और पीरियोडिक नेचर की होती है, हर महीने हर साल ऐसे वाली होती हैं। NACH का यूज आप बल्क जो है ट्रांजेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हैं, यानी NACH क्रेडिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। NACH क्रेडिट कहाँ काम आता है, सैलरी देने में, पेंशन देने में, इंटरेस्ट डिविडेंड देने में NACH क्रेडिट काम आएगा। साथ ही साथ बल्क ट्रांजेक्शन टुवर्ड कलेक्शन ऑफ पेमेंट, यानी कि आप लोगों के खाते से पैसा डेबिट करना चाहते हैं, जैसे टेलीफोन का बिल डेबिट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, म्यूचुअल फंड का पैसा, इंश्योरेंस का प्रीमियम, लोन की किस्तें, ये सारा कुछ आप NACH डेबिट के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे ये सारे काम, NACH डेबिट के थ्रू करेंगे। ये एग्जांपल ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि NACH इनमें से NACH क्रेडिट किस काम को नहीं कर सकता है, तो ध्यान रखिए इन कामों को NACH क्रेडिट नहीं कर सकता है, इन्हीं काम को NACH क्रेडिट कर सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये जो यहाँ पर हमने आगे ये बात की हुई है, ये जनरल सी बात है, आपको बताया जा रहा है कि हो क्या रहा है। तो NACH जो लेकर आया है वो ये चाहता है, NPCI ये चाहता है कि NACH हम लेकर के आए ताकि एक स्टैंडर्ड हम बना सकें, और ये जो मल्टीपल ECS सिस्टम हमारे रन कर रहे हैं कंट्री में उनको खत्म किया जा सके। ओके, ये जनरल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। NACH चाहता है कि वो पूरे देश में उसके फुटप्रिंट अवेलेबल हों, जितनी भी आपकी कोर बैंकिंग वाली ब्रांचेज हैं, ठीक है, पूरे देश में कहीं भी किसी भी कोने में हो तो NACH उनको सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर ये लिमिटेशन नहीं है कि जैसे लोकल जो आपके ECS सिस्टम थे, याद हो आपको, लोकल ECS जो थे वो एक सिटी को सर्विस दे रहे थे, जबकि जो रीजनल थे वो एक स्टेट या 4-5 स्टेट को एक साथ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, NACH पर है देश की हर एक ब्रांच जो CBS पर आधारित है उसको सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, NPCI चाहता है कि NACH हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक सिंगल सेट ऑफ रूल लेकर के आएंगे। ओके, एक ओपन स्टैंडर्ड लेकर आएंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए हम अडॉप्ट करेंगे, ताकि वो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सभी पार्टिसिपेंट, सर्विस प्रोवाइडर और यूजर्स के लिए एक ही हों। ये सारी जनरल सी बातें हैं, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ ये नोटिस रखिएगा, NACH जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन है उसमें सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, क्योंकि ये आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है NACH।
NACH आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, इसलिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देता है। जो NACH सिस्टम है वो ECS से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये अलाउ करता है मेंबर बैंक को अपने खुद के प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए, उनकी जो स्पेसिफिक नीड है, कोई विशेष नीड है, उनको भी कैटर करता है। साथ ही साथ में मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम फ्रेंड्स डिटेल में भी पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है। MMS जो है मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम भी अवेलेबल करवाता है। साथ ही साथ डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है फ्रेंड, जब भी कोई कस्टमर जो है एक फॉर्म भर के आपको देता है, जो बोलते नहीं है कि आप एक मैंडेट दीजिए, आप ये हमें बताइए कि हाँ आप हमको अलाउ करिए कि हम आपका खाता डेबिट कर सकते हैं, तो वो एक मैंडेट भर के आपको देता है। उसी को मैनेज करने का जो सिस्टम होता है वो होता है मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम। हर एक मैंडेट को एक यूनिक रेफरेंस नंबर दिया जाता है, जिसका भी एक नाम होता है, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम अवेलेबल है। और कस्टमाइज MIS का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, कैपेबिलिटीज होती हैं। अब NACS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो LPG की सब्सिडी वगैरह होती है वो इसी के थ्रू होती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो LPG की सब्सिडी है या मनरेगा के जो बेजेज होते हैं फ्रेंड, यानी DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, वो किसके थ्रू होता है? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम से। आप में से बहुत सारे लोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम लगाते हैं, आंसर वो गलत है, ध्यान रखिएगा। AEPS नहीं है, APBS है। ओके, तो NACS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APBS developed by NPCI has been helping the government and government agencies in making तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम जो होता है APBS होता है फ्रेंड्स, वो NPCI द्वारा डेवलप किया गया है और ये भारत सरकार को DBT में हेल्प करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में मदद करता है, उसको एक सक्सेस बनाता है। जैसे LPG की सब्सिडी बांटनी है सबके पास में और नरेगा के बेजेज देने हैं, तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ये NACH का ही एक पार्ट है, समझ लीजिए। इसे NPCI द्वारा डेवलप किया गया है। और ये DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो हम याद रखेंगे APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, और ये NACH द्वारा ही, मतलब NACH का ही एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पर हम अगर हम NACH डेबिट कर रहे हैं कि NACH क्रेडिट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए पूछा जाए, वैसे NACH कर नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो देखिए सब्सिडी बहुत सारे कस्टमर के खाते में क्रेडिट हो रही है, तो हम एक तरीके से क्रेडिट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, APB सिस्टम आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली channelizing the government subsidies and benefits to the intended beneficiary using आधार नंबर। ठीक है, तो आधार नंबर का यूज करके हम पेमेंट कर सकते हैं NACH में, इसी से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं। ओके, और आधार नंबर के आधार पर जो बेनिफिशियरी हैं उनके खाते में हम सक्सेसफुली गवर्नमेंट की सब्सिडी को भेज रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? APBS से, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के द्वारा ये पॉसिबल हो पा रहा है। APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम लिंक्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर स्पॉन्सर बैंक ऑन वन साइड एंड बेनिफिशियरी बैंक एंड बेनिफिशियरी ऑन द अदर हैंड। मतलब कहने का ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बैंक हो गया इधर की साइड में, और इधर बेनिफिशियरी हो गया और इधर बेनिफिशियरी का बैंक हो गया। तो इनको आपस में लिंक करने की जो है सुविधा प्रोवाइड कर रहा है कौन? APB सिस्टम, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये देख लीजिए, हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था, हमने ये देख लिया था। उसके बाद में हमने देखा कि जो NACH का आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है APBS, वो NPCI द्वारा डेवलप किया गया है और ये गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है DBT करने में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में कर रहा है मदद। ध्यान रखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। DBT करने में मदद कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट की LPG सब्सिडी, मनरेगा के बेजेज वगैरह भेजने में मदद करता है कौन? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। APB जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली चैनलाइज कर रहा है गवर्नमेंट की सब्सिडी को बेनिफिशियरी के अकाउंट में आधार नंबर के बेसिस पर भेजने में मदद कर रहा है। जो APB सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उनके स्पॉन्सर बैंक को एक साइड में, और बेनिफिशियरी बैंक और बेनिफिशियरी के जो बेनिफिशियरी है उनको दूसरी साइड में रख करके एक मतलब लिंक करके आपस में हमारी हेल्प कर रहा है या गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है। अब हम अगला टॉपिक उठाएंगे जिसमें NACH में जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्पॉन्सर बैंक होता है, देखिए स्पॉन्सर बैंक पिछले बार भी हमने पढ़ा था, तो देखते हैं स्पॉन्सर बैंक यहाँ पर क्या है। बैंक्स इन इंडिया हु आर मेंबर ऑफ एनी पेमेंट सिस्टम और चैनल अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया who enter into mutual agreement with NPCI will be permitted to originate transaction in NACH as sponsor bank। ठीक है, तो भारत में कोई भी बैंक हो जो किसी भी पेमेंट या पेमेंट सिस्टम का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किसी भी पेमेंट सिस्टम का अगर मेंबर है
तो उसे स्पॉन्सर बैंक हम कह सकते हैं। और ये क्या क्या करेगा, ओरिजिनेटिंग ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट करने में परमिट करता है एनपीसीआई से। कहने मतलब जो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होती कहाँ से होती हैं, स्पॉन्सर बैंक के द्वारा होती हैं। इट इज द बैंक व्हिच विल फॉरवर्ड द मैंडेट गिवन बाय इट्स कॉर्पोरेट कस्टमर थ्रू एनपीसीआई टू डेस्टिनेशन बैंक फॉर अप्रूवल ऑफ द मैंडेट। ध्यान रखिएगा, जो स्पॉन्सर बैंक होता है वो क्या करेगा, जो उसके कॉर्पोरेट कस्टमर है या जो उसके कस्टमर है उनसे मैंडेट इकट्ठा करेगा, ठीक है, उसको फॉरवर्ड करेगा, तो एनपीसीआई को भेजेगा। स्पॉन्सर्ड बैंक क्या करेगा, मैंडेट इकट्ठा करेगा और उसको एनपीसीआई को भेजेगा। एनपीसीआई जो है डेस्टिनेशन बैंक को भेजेगा ताकि मैंडेट का अप्रूवल मिल जाए और खाते से पैसा डिडक्ट होना या मिलना शुरू हो जाए। फिर आता है फ्रेंड्स आपका डेस्टिनेशन बैंक। सारी बातें सेम है। कोई भी बैंक जो हमारे यहाँ पर किसी भी पेमेंट सिस्टम या चैनल का जो कि आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड है उसका मेंबर हो, तो वो जो है एनपीसीआई की परमिशन से मतलब डेस्टिनेशन बैंक बन सकता है ऑन सबमिशन ऑफ नेसेसरी एग्रीमेंट सबमिट करके आप डेस्टिनेशन बैंक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीज बैंक वुड अलाउ टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन थ्रू एनएसीएच एज वेल एज प्रोसेस मैंडेट एंड अपडेट द आधार मैपर, ठीक है। तो ये जो बैंक होते हैं दीज बैंक वुड अलाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शन होती है वो डेस्टिनेशन बैंक पर ही होती है। फ्रेंड देखिए, जैसे आपके खाते में अगर पैसा, यहाँ स्पॉन्सर बैंक हो गया, यहाँ पर आपका वो संस्था हो गई जहाँ से पैसा आना या जाना है, मान लीजिए एलआईसी हो गई, उसके बाद में ये आपका डेस्टिनेशन बैंक हो गया और ये आप डेस्टिनेशन में खुद हो गए। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर सैलरी आनी है ना, तो ये सैलरी आपके खाते में आएगी या पेंशन या फिर जो है आपके खाते से एलआईसी किस्तें कटनी, तो आपके खाते से पैसा कटेगा। तो वही कह रहा है कि दीज बैंक्स वुड बी अलाउड टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन थ्रू एनएसीएच। तो ये बैंक डेस्टिनेशन बैंक एनएसीएच के थ्रू प्रोसेस करने के लिए अलाउ होते हैं। एज वेल एज प्रोसेस मैंडेट्स, जो मैंडेट आता है उसको भी प्रोसेस करने के लिए अलाउ होते हैं। अपडेट द आधार मैपर, और आधार मैपर को भी अपडेट करते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आधार मैपर क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसी कस्टमर के आधार कार्ड को या आधार नंबर को उसके बैंक अकाउंट से लिंक करने को ही आधार मैपर कहते हैं। किसी कस्टमर के आधार नंबर को उसके बैंक अकाउंट से लिंक करने को ही आधार मैपर कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन बैंक हो गया। डेस्टिनेशन बैंक जो है अगर एग्रीमेंट सबमिट करता है एनपीसीआई के साथ में, तो उसे डेस्टिनेशन बैंक अलाउ किया जाएगा, बशर्ते कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड किसी भी पेमेंट सिस्टम या चैनल का मेंबर होना चाहिए वो बैंक, ठीक है। उसके बाद में ये वो बैंक है जो कि प्रोसेस करेगा ट्रांजेक्शन को एनएसीएच के द्वारा जो आएंगी, मैंडेट को प्रोसेस करेगा, आधार मैपर को भी ये अपडेट करता है। तो ये हो जाता है आपका स्पॉन्सर बैंक। कौन सा बैंक होता है फ्रेंड्स, अगर ये सारी ये कॉमन डेफिनेशन आप छोड़ दीजिए, तो ओरिजिनेटिंग ट्रांजैक्शन जो होती है, ओरिजिनेटिंग ट्रांजैक्शन स्पॉन्सर बैंक से होती है, ठीक है। और ये बैंक क्या करता है, फॉरवर्ड करेगा जो मैंडेट दिया जाएगा कस्टमर के द्वारा उसको एनपीसीआई को, फर्दर एनपीसीआई डेस्टिनेशन बैंक को देगा ताकि वो मैंडेट उसके यहाँ अपडेट हो जाए, अप्रूव्ड हो जाए। डेस्टिनेशन बैंक में भी अगर हम कॉमन बातें ना करें तो यहाँ पर यही है कि दीज बैंक वुड अलाउ द प्रोसेस ट्रांजेक्शन थ्रू एनएसीएच। एनएसीएच के द्वारा प्रोसेस ट्रांजेक्शन करते हैं, प्रोसेस मैंडेट करते हैं, है ना, मैंडेट को प्रोसेस करते हैं, ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं और आधार मैपर को भी ये अपडेट करते हैं डेस्टिनेशन बैंक। इट इज द बैंक व्हिच विल अथराइज और रिजेक्ट द मैंडेट सेंट टू देम एंड विल मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट एज पर अप्रूव्ड मैंडेट। तो ये वो बैंक होता है, डेस्टिनेशन बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि वो चाहे तो अथराइज करे या फिर रिजेक्ट कर दे जो भी मैंडेट उसको भेजा जाता है, एंड विल मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट एज पर अप्रूव्ड मैंडेट, और वो एज पर अप्रूव्ड मैंडेट जो है पेमेंट करता है। अगर डेबिट होना है तो डेबिट करेगा, क्रेडिट होना है तो क्रेडिट करेगा। एज पार्ट ऑफ मैंडेट अप्रूवल प्रोसेस द बैंक शुड वैलिडेट द कस्टमर डिटेल गिवन इन द मैंडेट। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि डेस्टिनेशन बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कस्टमर की जो डिटेल दी हुई है मैंडेट में उसको मतलब वेरीफाई कर ले मैंडेट अप्रूवल करने से पहले। क्लियर हो गया फ्रेंड। तो ये जो आपका डेस्टिनेशन बैंक होता है वो क्या करता है, एनएसीएच की जो ट्रांजेक्शन आती है उनको प्रोसेस करता है, जो मैंडेट आते हैं उनको प्रोसेस करता है, साथ ही साथ आधार मैपर को भी अपडेट करता है। मैंने आधार मैपर के बारे में आपको बता दिया, बैंक अकाउंट को उसके आधार कार्ड से अकाउंट को लिंक करना ही आधार मैपर का काम होता है, ठीक है। जो डेस्टिनेशन बैंक होता है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैंडेट होता है उसको अथराइज या रिजेक्ट करने का अधिकार किसके पास होता है, स्पॉन्सर बैंक के पास, आरबीआई के पास, डेस्टिनेशन के बैंक पास, एनपीसीआई के पास। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्लियर रखिएगा कि अथराइज मैंडेट को अथराइज या रिजेक्ट करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है,
होता है डेस्टिनेशन बैंक के पास, ठीक है, और डेस्टिनेशन बैंक ही अप्रूव मैंडेट के हिसाब से पेमेंट करता है, ठीक है। और अब चूंकि डेस्टिनेशन बैंक ही अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, तो ये डेस्टिनेशन बैंक की ही जिम्मेदारी होती है कि वो जो मैंडेट में कस्टमर की डिटेल दी गई है उसको जो है वेरीफाई करने या अप्रूव करने से पहले उस डिटेल को जो है वैलिडेट कर लेना इसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। फिर आते हैं इसमें अगले यूजर्स होते हैं, मतलब NACH में एक पार्टिसिपेंट यूजर होता है। द कारपोरेट्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल हैव टू इंडिकेट द नेम ऑफ स्पॉन्सर बैंक विथ हुम दे आर मेंटेनिंग अकाउंट टू फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। जो कारपोरेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं फ्रेंड्स, वही यूजर होते हैं और ये बताएंगे कि उनका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, ठीक है। विथ हुम दे आर मेंटेनिंग अकाउंट, जिनके साथ वो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं वो हो जाएंगे स्पॉन्सर बैंक, ठीक है, ताकि वो जो ये स्पॉन्सर बैंक होगा वही इनके बिहाफ पर जो है फैसिलिटेट करेगा पेमेंट की, सेटलमेंट का। दे वुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट ऑन NACH सिस्टम एज यूजर ऑन सबमिशन ऑफ नेसेसरी एग्रीमेंट थ्रू देयर स्पॉन्सर बैंक। तो अगर NACH में आप यूजर बनना चाहते हैं तो आपको स्पॉन्सर बैंक के थ्रू नेसेसरी एग्रीमेंट जो है सबमिट करना होगा NPCI के पास, NACH के पास में, ठीक है। फिर आता है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यूजर कौन होते हैं? जो कारपोरेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, वो यूजर होते हैं। उन यूजर्स का स्पॉन्सर बैंक होता है और स्पॉन्सर बैंक के थ्रू वो अपना नेसेसरी एग्रीमेंट जो है सबमिट करते हैं, ठीक है, तभी वो जो है NACH में पार्टिसिपेंट बन सकते हैं एज ए यूजर, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स क्लियरिंग टाइम। तो वैसे जो है द सिस्टम हैव कैपेबिलिटीज टू अंडरटेक मल्टीपल प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न सेटलमेंट ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में मल्टीपल प्रेजेंटेशन का मतलब आपको पैसा डिडक्ट करना है, और रिटर्न सेटलमेंट का मतलब होता है कि कोई फेलियर हो गया है तो वो पैसे वापस करना, ठीक है। लेकिन मतलब मल्टीपल बार हो सकता है, मल्टीपल बार आप जो है सिस्टम कैपेबल है कि मल्टीपल बार आप जो है प्रेजेंट करिए कि हाँ इनके खाते से पैसे काट लीजिए, और जिनका फेल हो गया है या जिनका 2 बार डिटेक्ट होगा उनको रिटर्न कर दीजिए। ये मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बट इनिशियली इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1 प्रेजेंटेशन सेटलमेंट सेशन। दिन में एक बार प्रेजेंटेशन सेटलमेंट सेशन होगा और एक बार उसके करस्पॉन्डिंग रिटर्न सेटलमेंट सेशन होगा पर डे। तो एक जो है प्रेजेंटेशन सेटलमेंट सेशन होता है केवल एक बार, और एक ही बार जो है दिन भर में करस्पॉन्डिंग रिटर्न सेटलमेंट सेशन होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है उसका काम होता है कि जैसे 1 करोड़ कस्टमर के खाते से आप 10-10 हज़ार रुपये डेबिट कर लीजिए, ये प्रेजेंटेशन सेटलमेंट हो गया। अब इस 1 करोड़ में से पता चला कि 10,000 कस्टमर ऐसे हैं जिनके खाते से 2 बार पैसा डिडक्ट हो गया गलती से, तो वहीं पर ही इन 10,000 कस्टमर के लिए एक बार रिटर्न सेटलमेंट सेशन चला दिया जाता है। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स आपका क्लियरिंग टाइम। वैसे सिस्टम में कैपेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स की है, लेकिन इनिशियली यही है। सेटलमेंट फाइनलिटी, सेटलमेंट को फाइनल कैसे माना जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, द सेटलमेंट शैल बी फाइनल एंड इररिवोकेबल एज डिफाइंड इन द सेक्शन 23 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का सेक्शन 23 कहता है कि जो भी सेटलमेंट होगा वो फाइनल और इररिवोकेबल माना जाएगा, एंड विल बी हैंडल्ड एज पर RBI गाइडलाइन ऑन सेटलमेंट डिफॉल्ट एंड हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो अगर मान लीजिए अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो RBI की गाइडलाइन जो है सेटलमेंट एंड डिफॉल्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म, उसके तहत ही उसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का एक और सेक्शन था, सेक्शन 25, याद कीजिए, सेक्शन 25 में भी उसका सब सेक्शन 5, जो कि ये कहता है कि यदि जो है आपका ECS डेबिट फेल हो जाता है, बाउंस कर जाता है, तो आपको 2 साल की जेल होगी, प्लस जो है आपको जितना पैसा डिडक्ट होना था, डेबिट होना था, उसका 2 गुना जो है आपको फाइन लगेगा, या दोनों एक साथ लग सकता है, या आपका चेक बाउंस हो जाए तो भी आपको 2 साल की सजा और 2 गुना जो चेक का अमाउंट है उसका 2 गुना जो है आपको फाइन लग सकता है, या 2 साल की जेल, और प्लस जो है साथ साथ आपको 2 गुना पैसा भी पे करना पड़ सकता है। ये कहता है कौन सा? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का सेक्शन 25, उसमें भी पर्टिकुलरली 5 नंबर है ना। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा हुआ, यहाँ पर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब आता है फ्रेंड जिसकी बात की थी हमने, मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने कहा था ना कि MMS के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ NACH सर्विस। ध्यान रखेंगे कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का एक इसेंशियल पार्ट होता है। क्यों पार्ट होता है इसेंशियल? क्योंकि अगर आपको NACH करना है तो आपको सबसे पहली जरूरत होती है मैंडेट की जरूरत पड़ेगी। कस्टमर से आप एक मैंडेट फॉर्म भरवाते हैं कि हाँ आपके खाते से मैं 10,000 डेबिट कर सकता हूँ या मैं आपके खाते में 10,000 क्रेडिट कर सकता हूँ, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो वही मैंडेट होता है फ्रेंड्स। ओके, इसलिए मैंडेट को मैनेज करना जरूरी हो जाता है। द मैंडेट्स आर नेसेसरी फ्रॉम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव इन ऑर्डर टू प्रोसेस NACH
ट्रांजेक्शन। तो मैंडेट नेसेसरी होते हैं। अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो आपके पास रेगुलेटरी जो है प्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब आपको किसी कस्टमर के खाते से आप यूं ही 20,000 रुपये अगर NACH के तहत डिडक्ट कर लेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, वो कोर्ट कचहरी में जा सकता है, बैंकिंग लोकपाल में जा सकता है। लेकिन यदि जो है आपने मैंडेट ले रखा है कस्टमर से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यही करेंगे, मैंडेट नेसेसरी होता है रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से NACH ट्रांजेक्शन को करने के लिए। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट की बात हो रही है, हम मैंडेट मैनेजमेंट की बात करें तो ध्यान रखिए कि हर एक मैनेजमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इस नंबर से, UMRN नंबर से हर एक मैंडेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 4 मैंडेट फॉर्म भरे हैं, एक लोन अकाउंट से पैसा कटने के लिए, एक LIC का प्रीमियम डिडक्ट होने के लिए, एक म्यूचुअल फंड के लिए और एक मान लीजिए किसी और काम के लिए, या 3 ही ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें इसका UMRN यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर अलग होगा, मान लीजिए 203 है, इसका यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर 204 होगा, इसका 206 होगा, या जो भी नंबरिंग होती हो। कहने का मतलब ये होगा कि हर एक मैंडेट को यूनिकली पहचाना जा सकता है उसके UMRN नंबर से। इट इज इम्पॉर्टेंट है ये UMRN, आपको याद रखने की जरूरत है कि हर एक मैंडेट को NACH पर हम किस नंबर से जानते हैं, UMRN यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर से जाना जाता है, व्हिच मेक्स ट्रैकिंग ऑफ मल्टीपल मैंडेट डिटेल्स ईजियर फॉर कस्टमर। किसी कस्टमर के अगर मल्टीपल जो है मैंडेट हैं, या मान लीजिए देश में 1000 मतलब 100 मान लीजिए जो है 1 करोड़ जो है मैंडेट फॉर्म भरे गए हैं, तो हर एक अगर मैंडेट फॉर्म को आप एक नंबर नहीं दे देंगे तो फिर ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि आपका मैंडेट कौन सा है। इसी के लिए यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर असाइन कर दिया जाता है। मैंडेट रिपोजिटरी कंटेनिंग मैंडेट डिटेल टू बी मेंटेन फॉर पर्पज ऑफ वैलिडेटिंग मैंडेट UMRN नंबर अवेलेबल ऑन NACH ट्रांजेक्शन फाइल एट द टाइम ऑफ NACH ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो जो मैंडेट रिपोजिटरी होती है फ्रेंड, उसमें मैंडेट डिटेल्स होती हैं, ठीक है, टू बी मेंटेन फॉर पर्पज ऑफ वैलिडेटिंग द मैंडेट UMRN, है ना, यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर अवेलेबल ऑन NACH ट्रांजेक्शन फाइल एट द टाइम ऑफ NACH ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो जब भी NACH ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग की जा रही होगी तो हर जो आपको एक फाइल बन करके आएगी, वहां पर जो UMRN नंबर होगा उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं अगर आपके पास में मैंडेट रिपोजिटरी बनी हुई है, ठीक है। MMS वुड अलाउ प्रोसेसिंग ऑफ जो मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो प्रोसेस क्या क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट मैंडेट को प्रोसेस करता है, डेटर और क्रेडिटर इनिशिएटेड मैंडेट्स को प्रोसेस करता है, ई मैंडेट और पेपर मैंडेट को प्रोसेस करता है। तो MMS मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट जो मैंडेट्स होते हैं उनको प्रोसेस करेगा, डेटर और क्रेडिटर के द्वारा इनिशिएटेड मैंडेट्स को प्रोसेस करेगा, ई मैंडेट्स को भी प्रोसेस करता है, साथ ही साथ पेपर मैंडेट को भी प्रोसेस करता है। अब ध्यान रखेंगे कि जो ई मैंडेट होता है उसमें केवल डेटा फाइल अपलोड की जाती है, जबकि जो पेपर मैंडेट होता है फ्रेंड उसमें मैंडेट की एक इमेज होती है, साथ ही साथ डेटा फाइल अपलोड होती है। इतना यही डिफरेंस होता है। मतलब कहने का अगर पेपर बेस्ड मैंडेट है तो जो मैंडेट की इमेज है स्कैन करके वो भी लगेगी और साथ ही साथ डेटा फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ई मैंडेट है तो उसमें आपको ये मैंडेट की इमेज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ई मैंडेट हो गया तो सिर्फ डेटा फाइल अपलोड पर्याप्त होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड? तो ये हो गया मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हमने समझ लिया। मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम MMS होता है, NACH का एसेंशियल पार्ट होता है और मैंडेट नेसेसरी होते हैं रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से NACH ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। हर एक मैंडेट को यूनिकली कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके UMRN नंबर से, यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर से, जो कि ट्रैकिंग ऑफ मल्टीपल मैंडेट डिटेल ईजियर कर देता है। मतलब मल्टीपल जो है अगर मैंडेट है होगा तो उसको ट्रैक करना UMRN से आसान हो जाता है। जब भी कोई NACH ट्रांजेक्शन प्रोसेस की जाती है तो जो NACH ट्रांजेक्शन की फाइल होती है उसमें जो UMRN नंबर होता है उसको हम वैलिडेट कर सकते हैं अगर हमारे पास में मैंडेट की रिपोजिटरी बनी हुई रखी हो फ्रेंड्स। ओके, अब MMS जो होता है मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, वो हमें अलाउ करता है, या मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या क्या करते हैं, डेबिट मैंडेट क्रेडिट मैंडेट को प्रोसेस करते हैं, डेटर द्वारा इनिशिएटेड मैंडेट को प्रोसेस करते हैं, क्रेडिटर द्वारा इनिशिएटेड मैंडेट को प्रोसेस करते हैं, ई मैंडेट को प्रोसेस करते हैं, साथ ही साथ पेपर मैंडेट को भी प्रोसेस करते हैं। ई मैंडेट में और पेपर मैंडेट में क्या डिफरेंस होता है, ई मैंडेट में सिर्फ डेटा फाइल अपलोड होती है, जबकि पेपर मैंडेट में आपकी डेटा फाइल के साथ साथ मैंडेट की इमेज भी लगती है। बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब मैंडेट अमेंड किया जा सकता है, मैंडेट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। एन अमेंडमेंट बाय कस्टमर ऑफ मैंडेट
मे बी एग्जीक्यूटेड इन अ सिमिलर वे न्यू मैंडेट इज इनिशिएटेड। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर अपने जो मैंडेट है उसमें अगर अमेंडमेंट करवाना चाहता है या कैंसिलेशन करवाना चाहता है तो उसको उसी तरीके से हम ट्रीट करते हैं जैसे कोई नया मैंडेट इनिशिएट किया जाता है, खास करके अमेंडमेंट को। ठीक है, द मैंडेट अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बिल कंटेन UMRN, है ना। द मैंडेट अमेंडमेंट जो प्रोसेस होगी या कैंसिलेशन प्रोसेस होगी उसमें एक UMRN नंबर होगा दैट वाज कम्युनिकेटेड टू कस्टमर बाय डेस्टिनेशन बैंक व्हेन मैंडेट रिकॉर्ड वाज वैलिडेटेड, अथराइज्ड एंड पास्ड सक्सेसफुली। तो जब भी आप कोई मैंडेट को अमेंड करेंगे या कैंसिल करेंगे तो उसमें वही UMRN नंबर यूज होता है फ्रेंड जो डेस्टिनेशन बैंक ने आपको या कस्टमर को कम्युनिकेट किया था जब मैंडेट रिकॉर्ड को इनिशियली वैलिडेट, अथराइज और प्रोसेस या पास किया गया था उसी समय पर। ठीक है, देयरफॉर द कस्टमर विल सेंड मैंडेट अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन रिक्वेस्ट थ्रू स्पॉन्सर्ड बैंक एंड द सेम विल रीच डेस्टिनेशन बैंक थ्रू NPCI। तो अगर कोई कस्टमर अपने मैंडेट में कोई चेंजेस करवाना चाहता है, अमाउंट घटवाना बढ़वाना चाहता है या बंद करवाना चाहता है, कैंसिलेशन करवाना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा स्पॉन्सर बैंक को। स्पॉन्सर बैंक जो है NPCI के थ्रू जो है उसे डेस्टिनेशन बैंक तक पहुंचाएगा ताकि जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं उन्हें किया जा सके। मैंडेट रिकॉर्ड वुड नीड टू गेट अपडेटेड पोस्ट वैलिडेशन ऑफ कस्टमर डिटेल्स इन रिस्पेक्टिव बैंक एंड। ठीक है, तो मैंडेट रिकॉर्ड जो है अगर उसमें अपडेट होना है कुछ तो वैलिडेशन करना जरूरी है कि जो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की है वो सही है या नहीं है। कस्टमर की डिटेल वैलिडेट करिए, अगर सब कुछ सही है तो उसको डेस्टिनेशन बैंक वाले जो है अपने एंड पर अपडेट कर देते हैं। ध्यान रखेंगे ई मैंडेट्स के लिए कैप जो लिमिट है 1 लाख पर मैंडेट है। ई मैंडेट के लिए जो लिमिट है पर मैंडेट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मैंडेट आप नहीं दे सकते हैं ई फॉर्म में। अगर आप ई मैंडेट दे रहे हैं तो मैक्सिमम 1 लाख रुपए जो है एक ई मैंडेट के थ्रू कैप मतलब डिडक्ट किया जा सकता है या क्रेडिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ई मैंडेट के लिए जो कैप है या मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख पर मैंडेट होती है। क्लियर हो गई। मैंडेट अमेंडमेंट और मैंडेट कैंसिलेशन के बारे में हमने जाना कि जो अमेंडमेंट होती है उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे कोई नया मैंडेट जो है इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, अब जो मैंडेट अमेंडमेंट या कैंसिलेशन रिक्वेस्ट होती है उसमें UMRN नंबर होगा और ये वही नंबर होगा जो पहली बार कस्टमर को डेस्टिनेशन बैंक द्वारा कम्युनिकेट किया गया था जब पहली बार मैंडेट रिकॉर्ड को वैलिडेट, अथराइज और प्रोसेस किया गया था या पास किया गया था। ठीक है, तो अब अगर किसी कस्टमर को अपने मैंडेट में अमेंडमेंट करवाना है तो वो पहले अपने स्पॉन्सर बैंक को रिक्वेस्ट करेगा। स्पॉन्सर बैंक जो है NPCI के थ्रू उसकी रिक्वेस्ट को डेस्टिनेशन बैंक पर पहुंचा देगा। डेस्टिनेशन बैंक सारी डिटेल्स को, नेसेसरी डिटेल को मतलब वैलिडेट करेगा। अगर सारी डिटेल्स ठीक मिलेंगी तो वो मैंडेट के रिकॉर्ड को अपडेट कर देता है। अब आता है फ्रेंड्स ई मैंडेट के लिए एक मैंडेट पर मैक्सिमम 1 लाख रुपए की ही लिमिट होती है। पर मैंडेट मैक्सिमम 1 लाख रुपए की लिमिट होती है ई मैंडेट के केस में। अब NPCI क्या करता है, आपको पेनाल्टी भी लगाता है, आपको रिवार्ड भी, इंसेंटिव भी देता है मैंडेट प्रोसेसिंग में। अगर आप मैंडेट को टाइमली प्रोसेस करते हैं तो आपको वो इंसेंटिव मिलता है, अगर आप डिले करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है। तो NPCI लेवी पेनाल्टी ऑन मैंडेट्स पेंडिंग बियॉन्ड एग्रीड टैट। जो टर्न अराउंड टाइम होता है फ्रेंड, TAT क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। तो NPCI करता क्या है, आपके ऊपर पेनाल्टी लगाता है। NPCI आपके ऊपर पेनाल्टी लगाता है जो मैंडेट आपके एक सर्टेन लिमिट के बाद में अगर आपके बचे रह जाते हैं। तो जैसे देखिए इसमें 2 कंडीशन है, एक तो मैंडेट जो कि 3 लाख से कम के हो तो क्या पेनाल्टी है, और एक मैंडेट जब 3 लाख से ऊपर हो तो क्या पेनाल्टी है। मैंडेट अगर आपका 3 लाख से कम का है और 0 से 7 दिन तक पेंडिंग है तो इसमें कोई पेनाल्टी नहीं लगती है बल्कि इंसेंटिव मिलता है 5 रुपए का। ठीक है, यानी अगर आपने 0 से 7 दिन के अंदर में मैंडेट को प्रोसेस कर दिया, कोई मैंडेट आया और 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने प्रोसेस कर दिया तो हर मैंडेट के ऊपर आपको 5 रुपए का इंसेंटिव जो है मिलता है। अगर आपका मैंडेट 8 से 10 दिन तक पेंडिंग है तो ना तो कोई पेनाल्टी लगेगी और ना ही कोई आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर आपका मैंडेट 10 दिन से ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है तो इंसेंटिव तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब आपको पेनाल्टी 10 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से देनी पड़ती है। क्लियर हो गया। तो मैंडेट अगर 3 लाख से कम का है, 7 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस करते हैं तो आपको 5 रुपये का इंसेंटिव मिलता है। 8 से 10 दिन तक अगर पेंडिंग है और आप नहीं प्रोसेस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ना तो पेनाल्टी लगेगी ना ही कोई इंसेंटिव मिलेगा। और 10 दिन से ज़्यादा अगर आप पेंडिंग रखते हैं तो 10 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से आपको पेनाल्टी लगती है। अब अगर मैंडेट जो है 3 लाख से ज़्यादा का है,
मैंडेट जो है वो 3 लाख से ज़्यादा का है। अगर आपका 0 से 10 दिन के अंदर अगर आप प्रोसेस करते हैं तो कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, बल्कि 5 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर पेंडिंग बियॉन्ड 10 दिन है, 10 दिन से ज़्यादा पेंडिंग है तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, लेकिन 10 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से आपको पेनाल्टी लग जाएगी। क्लियर हो गया? तो देखिए अगर यहाँ पर हम समराइज करना चाहें तो 3 लाख से अगर कम है और अगर 3 लाख से ज़्यादा है ना, 3 लाख से कम है, अगर आप 0 से लेकर 7 दिन में प्रोसेस करते हैं तो 5 रुपये का इंसेंटिव है। अगर 8 से लेकर 10 दिन तक करते हैं तो ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है ना, है ना। और अगर आप 10 दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं, मैंडेट को प्रोसेस नहीं करते हैं, तो 10 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से आपको पेनाल्टी लगती है। ये 3 लाख से कम के लिए हो गया। और ये 0 से 7 और 8 से 10 दिन वाला एक ही में मिला करके ये सीधे बोलते हैं 0 से 10 दिन के अंदर में अगर 3 लाख से ऊपर है, 0 से 10 दिन में अगर आपने प्रोसेस कर दिया तो 5 रुपये का जो है इंसेंटिव मिलेगा पर मैंडेट। और अगर 10 दिन से ज़्यादा आपने होल्ड कर लिया और मैंडेट को प्रोसेस नहीं किया तो 10 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। क्लियर हो गई फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जा सकता है कि मैंडेट अगर जो है 3 लाख से कम का है और उसे आप 15 दिन बाद प्रोसेस करते हैं तो आपको कितना इंसेंटिव या कितना पेनाल्टी मिलेगी। तो बियॉन्ड 10 दिन जो भी आप रखोगे 10 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से आपको पेनाल्टी देनी होगी। ये किस केस में है फ्रेंड्स? 3 लाख से कम का अगर है, और अगर 3 लाख से ज़्यादा है और आपने 8वें दिन प्रोसेस कर दिया है तो कोई पेनाल्टी लगनी नहीं है, बल्कि 5 रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में मैंडेट प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करेंगे। मैंडेट को प्रोसेस करने के लिए एनपीसीआई चार्ज लेता है। एनपीसीआई लेवीज मैंडेट प्रोसेसिंग चार्जेज ऑफ एनएसीएच विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2018। तो 1 जनवरी 2018 से एनपीसीआई ने जो है एनएसीएच के प्रोसेसिंग में चार्जेज लगा दिए हैं। ऑल एसीएच, है ना, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस होता है फ्रेंड्स। एसीएच का मतलब ऑल एसीएच मैंडेट बेस्ड ऑन स्कैन कॉपी ऑफ द फिजिकल मैंडेट प्रेजेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2018 विल अट्रैक्ट चार्ज। तो जितने भी एसीएच ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस के जो मैंडेट होंगे, और ये कैसे होते हैं, फिजिकल मैंडेट को स्कैन कर लिया जाता है, वो अगर 1 जनवरी 2018 या उसके बाद से अगर प्रेजेंट किए जाते हैं तो जो चार्जेज लगेंगे वो ये हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। एनपीसीआई चार्ज लेता है 1.5 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से। 1.5 रुपये में से 1 रुपये जो बैंक इनिशिएट करेगा मैंडेट उससे लेगा, और 50 पैसे जो रिसीविंग बैंक है उससे लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एनपीसीआई चार्ज कितना लेता है, 1.5 रुपये पर मैंडेट लेता है। उसमें से 1 रुपये स्पॉन्सर बैंक हो गया फ्रेंड्स एक तरीके से, और 50 पैसे रिसीविंग बैंक या डेस्टिनेशन बैंक हो गया आपका। क्लियर हो गया? स्पॉन्सर बैंक कह दिया तो अब समझ में आ गया होगा, डेस्टिनेशन बैंक कह दिया तो वो भी समझ में आ गया होगा। कुल 1.5 रुपये पे करने, 1 रुपये इनिशिएटिंग वाला बैंक देगा, 50 पैसे जो रिसीविंग वाला बैंक होगा। ध्यान रखिएगा, मैंडेट का चाहे शुरुआत की जाए, इनिशिएट किया जाए, चाहे मैंडेट को मॉडिफाई किया जाए, और चाहे मैंडेट को कैंसिल किया जाए, तीनों ही केसेस में आपको 1.5 रुपये पर मैंडेट देना होगा। चाहे पहली बार मैंडेट आया हो, मैंडेट इनिशिएट करिए, चाहे मैंडेट में आप कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, चाहे आप मैंडेट को कैंसिल करवाना चाहते हैं, हर एक केस में एनपीसीआई आप पर 1.5 रुपये पर मैंडेट के हिसाब से चार्ज लगाता है। उस 1.5 रुपये में से 1 रुपये इनिशिएटिंग बैंक को पे करना है और 50 पैसे रिसीविंग बैंक को पे करना होता है। अब यहाँ आता है सेटलमेंट ऑफ क्लियरिंग ट्रांजैक्शन। जो एनएसीएच की ट्रांजेक्शन होती है फ्रेंड, उनमें सेटलमेंट 2 तरीके से होता है। 1 फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड ऑन T+0 बेसिस पर, यानी कि T+0 बेसिस पर और T+1 बेसिस पर ट्रांजेक्शन सेटल होती हैं। T+0 का मतलब हुआ सेम डे पैसा क्रेडिट होगा, और T+1 का मतलब हुआ नेक्स्ट डे पैसा क्रेडिट होता है। T मतलब आज का दिन, 0 का मतलब कोई भी मौका नहीं है, यानी आज ही पैसा आया, आज ही पैसा आपके खाते में क्रेडिट होगा। T+1 का मतलब आज का दिन प्लस 1 दिन आपको और दिया गया, यानी अगले दिन नेक्स्ट वर्किंग डे या नेक्स्ट डे जो है आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अब T+0 क्रेडिट या डेबिट की बात अगर हम करें, डेबिट क्रेडिट इंस्ट्रक्शन फाइल टू बी मेड अवेलेबल फॉर डेस्टिनेशन बैंक ओनली आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग सेटलमेंट अकाउंट ऑफ डेस्टिनेशन बैंक स्पॉन्सर बैंक एज एप्लीकेबल। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट इंस्ट्रक्शन की जो फाइल होती है फ्रेंड, वो डेस्टिनेशन बैंक को तभी दी जाएगी एनपीसीआई द्वारा, कब, जब जो डेबिट या क्रेडिट कर चुका होगा सेटलमेंट अकाउंट को, जो सेटलमेंट अकाउंट होगा उसको डेबिट या क्रेडिट किया जा चुका होगा, चाहे वो डेस्टिनेशन बैंक का हो चाहे स्पॉन्सर बैंक का हो, जिस भी बैंक का अकाउंट होगा उसको डेबिट क्रेडिट करने के बाद में ही जो डेबिट क्रेडिट इंस्ट्रक्शन फाइल होती है वो डेस्टिनेशन बैंक को दी जाती है। द स्पॉन्सर बैंक शुड क्रेडिट द बेनिफिशियरी अकाउंट ऑन सेम डे एनएसीएच डेबिट। देखिए एनएसीएच डेबिट क्या होता है बताइए, जब मल्टीपल कस्टमर के अकाउंट जो है डेबिट होते हैं, है ना, और एनएसीएच क्रेडिट होता क्या है, जब मल्टीपल कस्टमर के खाते क्रेडिट होते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, स्पॉन्सर बैंक जो होगा वो क्रेडिट करेगा बेनिफिशियरी के अकाउंट को सेम डे पर NACH डेबिट में, और डेस्टिनेशन बैंक क्रेडिट करेगा बेनिफिशियरी के अकाउंट को NACH क्रेडिट के केस में ऑन रिसीप्ट ऑफ फंड इनटू देयर सेटलमेंट अकाउंट सेम डे पर करना होता है। NACH डेबिट के केस में मल्टीपल कस्टमर के खातों को डेबिट करके पैसा जो है स्पॉन्सर बैंक के पास आ जाता है। स्पॉन्सर बैंक क्या करेगा, LIC या जो भी बड़ी संस्था है उस बेनिफिशियरी के खाते में डाल देगा सेम डे पे। ओके, और NACH क्रेडिट में जो सारा का सारा पैसा है वो मल्टीपल कस्टमर के खाते में जाना है, तो उस केस में डेस्टिनेशन बैंक के खाते में पहुंचाएगा और वो डेस्टिनेशन बैंक जो है बेनिफिशियरी के खाते में पहुंचा देता है। तो यहाँ ये ज़रा कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही हो तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। NACH डेबिट का मतलब होता है बहुत सारे कस्टमर के खातों को डेबिट होना है, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर के खाते डेबिट होने हैं। स्पॉन्सर बैंक जो है सारे पैसे वसूलेगा और कस्टमर के खाते में डाल देगा। कौन से कस्टमर के खाते में, जिसको पैसा मिलना है। यहाँ बेनिफिशियरी कौन है, जो LIC वगैरह है, जो पैसा चाह रहा है डेबिट करवा करके उसके खाते में डालना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्पॉन्सर बैंक पैसा उठा करके बेनिफिशियरी के खाते में डालेगा। यहाँ बेनिफिशियरी वो संस्था है जो पैसा इकट्ठा करवा रही है। जैसे कोई बैंक है लोन की किस्तें कटवा रहा है तो वो सारा पैसा इकट्ठा होकर के उस खाते में पहुंचवाएगा, ठीक है। NACH जो क्रेडिट होता है उसमें मल्टीपल कस्टमर के खाते को क्रेडिट होना है। जैसे आपकी सैलरी, सभी कस्टमर के खाते में सैलरी क्रेडिट होनी है, तो उस केस में डेस्टिनेशन बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो बेनिफिशियरी के खाते में पैसा सेम डे पर डाल दे फ्रेंड्स। ओके, T+1 क्रेडिट के केस में क्या होगा कि जो पैसा होगा वो अगले दिन प्रोसेस होता है। आज जो है पैसा हमें मिला, अगले दिन हम आपके खाते में डालेंगे, वो होता है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोडक्ट्स that are being run on warehouse basis for value dated credit like ECS credit, ECS debit migrated to NACH। तो जो NACH में ECS डेबिट और ECS क्रेडिट जो है माइग्रेट हो गए हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, वैल्यू डेटेड क्रेडिट होती है। मतलब उसमें ये होता है कि जैसे 16 तारीख को पैसे आए लेकिन वैल्यू डेटेड 15 तारीख कर दी गई, 15 मई को, है ना। तो वैल्यू डेटेड जो ट्रांजेक्शन होती है एक दिन पहले के हिसाब से वैल्यू डेटेड दिखाते हैं। इसमें वेयर हाउस बेसिस पर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सारा का सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है और अगले दिन आपके खाते में डाल दिया जाता है T+1 बेसिस पर। द इनवर्ड फाइल विल बी मेड अवेलेबल टू मेंबर बैंक ऑन प्रीवियस डे इवनिंग। जो मेंबर बैंक होगा उसको इनवर्ड जो फाइल होगी वो प्रीवियस डे इवनिंग पर अवेलेबल करवा दी जाती है। NPCI विल बी डेबिटिंग और क्रेडिटिंग सेटलमेंट अकाउंट ऑफ डेस्टिनेशन बैंक और स्पॉन्सर बैंक। NPCI क्या करेगा, डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा जो सेटलमेंट अकाउंट होगा, चाहे वो डेस्टिनेशन बैंक का हो या स्पॉन्सर बैंक का हो, जैसा केस होगा, जैसा एप्लीकेबल होगा, ओनली ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे ऑन व्हिच सेटलमेंट बैंक शुड पोस्ट द सेटलमेंट फाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर ही सेटलमेंट बैंक जो है ओनली ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे ऑन व्हिच सेटलमेंट बैंक वुड प्रोसेस द सेटलमेंट फाइल। सेटलमेंट फाइल को नेक्स्ट वर्किंग डे पर सेटलमेंट बैंक जो है प्रोसेस करेगा। उसी दिन ही ये NPCI क्या करेगा, डेबिट या क्रेडिट करेगा डेस्टिनेशन या स्पॉन्सर बैंक के खाते को। द मेंबर बैंक शुड इंश्योर दैट दे प्रोसेस द ट्रांजेक्शन रिसीव्ड इन इनवर्ड फाइल्स only after verifying that necessary settlement entries, debit or credit as applicable, are cited in settlement account maintained with settlement बैंक। तो यहाँ पर मेंबर बैंक्स को ये इंश्योर करना होगा कि जो उनके पास फाइल आई हुई है फ्रेंड उसमें जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट हैं। आफ्टर वेरीफाइंग द नेसेसरी सेटलमेंट एंट्रीज, आपको नेसेसरी सेटलमेंट एंट्रीज को देख लेने की जरूरत होती है, इग्नोर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो सवाल है वो ये पूछा जाएगा कि NACH में जो क्लियरिंग होती है वो T+0 बेसिस पर भी होती है, T+1 बेसिस पर ही होती है। T+0 बेसिस पर होगी तो सेम डे ही पैसा चला जाता है, T+1 बेसिस पर होगी तो अगले दिन पैसा जाता है। और इसमें T+1 वाले केस में ज़्यादातर जो वेयर हाउस वाली ट्रांजेक्शन होती है, जो वैल्यू डेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, या जो खाते में वैल्यू डेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, या फिर जो है जो ECS क्रेडिट या डेबिट जो है माइग्रेट हो गए हैं NACH में, वो सारी ट्रांजेक्शन फ्रेंड जो है T+1 बेसिस पर होती हैं, ठीक है। तो क्लियर हो जाता है T+0 में डेबिट या क्रेडिट इंस्ट्रक्शन फाइल जो है डेस्टिनेशन बैंक को अवेलेबल तभी करवाई जाती है जब उनका खाता डेबिट या क्रेडिट हो चुका होता है, सेटलमेंट अकाउंट जो है, चाहे वो स्पॉन्सर बैंक का हो चाहे डेस्टिनेशन बैंक का हो, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक को कोशिश ये करनी होगी कि सेम डे पर जो है बेनिफिशियरी के खाते में पैसा क्रेडिट करना होगा NACH डेबिट के केस में, और डेस्टिनेशन बैंक को इंश्योर करना होगा कि बेनिफिशियरी खाते में क्रेडिट हो जाए NACH क्रेडिट के केस में, ठीक है। सेम डे पर करना होता है। T+1 की मतलब कहने का यहाँ चॉइस है, T+1 वो होती हैं, यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन है जो वेयर हाउस बेसिस पर होती हैं। वैल्यू डेटेड क्रेडिट इसमें दिया जाता है, जैसे ECS क्रेडिट और डेबिट जो कि NACH में माइग्रेट हो गए
हैं, ठीक है। इनवर्ड फाइल प्रीवियस डे इवनिंग में अवेलेबल करवाई जाती है मेंबर बैंक के द्वारा। एनपीसीआई जो है सेटलमेंट अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेगा, चाहे डेस्टिनेशन बैंक का करना पड़े चाहे स्पॉन्सर बैंक का, ओनली ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे ऑन हुई सेटलमेंट बैंक शुड पोस्ट द सेटलमेंट फाइल। जिस दिन सेटलमेंट बैंक जो है सेटलमेंट फाइल्स को पोस्ट करेगा उसी दिन ही जो है एनपीसीआई खाते को डेबिट या क्रेडिट करता है। यहाँ पर मेंबर बैंक को इंश्योर करना होगा कि जो उनको इनवर्ड फाइल मिली हुई है उसमें जो भी डिटेल्स हैं उनको सेटलमेंट चलाने से पहले आप नेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई कर लीजिए, अकाउंट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स जो है हमारा ये NACH के बारे में हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। ध्यान रखेंगे NACH डेबिट होता है और NACH क्रेडिट होता है, दो चीज़ें। जैसे ECS में आपसे पूछा जा सकता था उसी तरीके से NACH डेबिट और NACH क्रेडिट के लिए भी पूछा जा सकता है कि NACH डेबिट का क्या मतलब होता है कि NACH मतलब मल्टीपल डेबिट टू डिफरेंट डेस्टिनेशन बैंक अकाउंट एंड अ करस्पॉन्डिंग सिंगल क्रेडिट टू स्पॉन्सर्ड बैंक अकाउंट। क्या ये सही है आपका NACH डेबिट के बारे में? क्या ये बात सही है जो मैंने कही है? NACH डेबिट की हम बात करें, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं डिफरेंट डेस्टिनेशन बैंक्स के, ओके, डिफरेंट डेस्टिनेशन बैंक के, और करस्पॉन्डिंगली एक सिंगल एंट्री क्रेडिट की जा रही है स्पॉन्सर्ड बैंक के पास। तो क्या ये NACH डेबिट के बारे में सही है? तो बिल्कुल सही है। NACH डेबिट का मतलब हुआ कि मल्टीपल कस्टमर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और वो सारा का सारा पैसा LIC के खाते में डाला जाएगा, यानी एक सिंगल एंट्री जो है स्पॉन्सर्ड बैंक के पास आती है क्रेडिट की। तो इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।